एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग धूमिल जी द्वारा रचित कविता रोटी और संसद की व्याख्या को देखेंगे और जानेंगे कि इस कविता का भाव क्या है। धूमिल जी का पूरा नाम पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इनका पूरा नाम जो था वो सुदामा पांडे धूमिल था। तो चलिए व्याख्या को शुरू करते हैं। रोटी और संसद ये क्या है? कविता का शीर्षक है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सोचिए, अगर आप इसे साधारण सा पढ़ के और निकल गए तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर ये कविता क्या था। इसे हम कविता कहें या गद्य कहें, लेकिन जैसे ही आप इनकी गहराइयों में उतरिएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कविता में राजनीति, मंत्री, संसद, सांसद, जो संसद में बैठने वाला व्यक्ति है, सांसद हमारा प्रतिनिधि जिसे हम चुन के भेजे हैं हमारी समस्याओं का हल करने के लिए, वह अपने दायित्व से किस भांति मुख मोड़ लेता है और एक उलझनों में ही आम जनता को छोड़ के चला जाता है। इसमें इस चीज़ों को बताया गया है और एक बहुत बड़ी प्रश्न करके इस कविता का अंत कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, ये कविता जो है वो प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। एक आदमी रोटी बेलता है। यहाँ रोटी बेलने का अर्थ साधारण रोटी बेलना नहीं है। यहाँ एक आदमी जो है वो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है और रोटी बेलने का अभिप्राय है कि वह आदमी क्या करता है? मेहनत करता है, मजदूरी करता है और फसल को उगाता है। आगे देखते हैं, एक आदमी रोटी खाता है। यहाँ एक आदमी रोटी खाने से अभिप्राय है आम जन, सामान्य जन, हम लोग जो क्या कर रहे हैं? रोटी को खा रहे हैं। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से क्या करता है? खेलता है। यहाँ उस जन के लिए प्रतीकात्मक शैलियाँ यूज़ की गई है, जो जमाखोरी होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं और जिसे हम सामान्य भाषा में दलाल कहते हैं। किसानों से एक बहुत ही कम मूल्यों में उचित मूल्य ना देकर और वस्तुओं को खरीद लेते हैं। उसके बाद वो जमा करते जाते हैं और वही सामान वो बहुत ही अधिक मूल्यों में कहें तो लूटने का काम करते हैं। अधिक मूल्य कैसे कहें? अगर वो अपनी सीमा तक ही कहीं न कहीं मुनाफ़ा कमाते तब तो ठीक ही था ना, सीमा से भी क्रॉस कर जाते हैं तो वो लूटना ही हुआ ना। तो वो जो बिचौलिया है, बिचौलिया वर्ग है वो क्या कर रहे हैं? कहीं न कहीं लूट-पाट जैसा नीति अपना रहे हैं। मैं पूछता हूँ, लेखक पूछ रहे हैं कि मैं पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है? यह तीसरा आदमी जो है वह कौन है? मेरे देश की संसद जो है क्या है? मौन है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि यह तीसरा आदमी कौन है बताइए? मैं नहीं जानता और कवि तो जान ही रहे हैं या कहें तो सब वर्ग जान रहा है, लेकिन तब भी पूछा जा रहा है कटाक्ष भरी शब्दों में कि मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। और जो मेरा प्रतिनिधि है, जिसे हम अपने समस्याओं को, किसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए भेजे हुए हैं, वही जो है वो क्या है? मौन है। वो कुछ जवाब नहीं दे रही है। कहीं न कहीं यहाँ इस बात को संकेत करते हुए छोड़ दिया गया है कि वह भी जो है वो क्या है? मिलीभगत है। कहीं न कहीं एक जमाखोरी वर्ग जो है और दलाल जिसे हम कह रहे हैं, उसने भी उन विरोधों के लिए उनका मुँह बंद करके रख दिया है। हमारे प्रतिनिधियों का, हमारा जो मंत्री है, उन सब वर्गों को कहीं न कहीं ये सेटल करके रखे हुए हैं। एक चंद मुनाफ़े के लिए हमारा मंत्री भी, हमारा प्रतिनिधि भी कहीं न कहीं मौन है। तो यह कविता एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ते हुए समाप्त कर दी जाती है। आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।